सो है एवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज एसएससी सीएचएसएल वाले लोग के लिए टॉप 20 जीके जीएस का एमसीक्यू लेकर आए गए, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। और मैं इतना ही बोलूंगी कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और जितने भी एसएससी सीएचएसएल वाले प्लीज इसको सॉल्व जरूर करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपसे जो क्वेश्चन है वो कितना करेक्ट हुआ है, क्योंकि मैं पिक्चर के साथ और विथ हाईलाइटर के साथ लेकर आई हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितना ज्यादा हो सके चीजों को उतना ज्यादा क्लियर आउट कर सकूं आप सभी के लिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज गाइस प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा गाइस। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गाइस कि निम्न में से कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी काठियावाड़ तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट, या ऑप्शन डी कोंकण तट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोरोमंडल तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अगर आप फिगर में देखेंगे गाइस, मैं आपको फिगर में समझाती हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो जहां पे मैं इसको सर्कल कर रही हूँ ये है हमारा कोरोमंडल तट, ठीक है, जो कि ये ईस्ट साइड में पड़ गया। तो ये हमारा पूर्वी तट का भाग है, ना कि पश्चिमी तट का। वहीं अगर बात करें गाइस कि यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको कि ये जो है ये आपका कोंकण तट है और ये आपका मालाबार तट है, और ये दोनों ही पश्चिमी तट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गाइस, ये ध्यान रखिएगा कि मालाबार तट जो है ये आपका पश्चिमी तट है, यानी कि डब्ल्यू लिख देती हूँ, वेस्टर्न कोस्ट है आपका। और जो कोंकण तट है ये भी आपका जो है वेस्टर्न कोस्ट है, और काठियावाड़ तट भी आपका वेस्टर्न कोस्ट है। और जो कोरोमंडल तट है यह आपका पश्चिमी कोस्ट है, यानी कि ईस्ट कोस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें कि कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा गाइस कि कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा तक जो है वो हमारा कोरोमंडल तट है। मालाबार तट की बात करें गाइस तो मालाबार हमारा कन्याकुमारी से मालाबार से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उसके बाद करें काठियावाड़ का, तो कच्छ के रण से ये शुरू होता है और दमन और दीव तक फैला हुआ है काठियावाड़। उसके बाद कोंकण तट की बात करें गाइस तो कोंकण है यह दमन एवं दीव से न्यू मालाबार तक ये फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। तो विश्व विरासत सूची में टोटल जो इंडिया का है वो 40 विषय जो है वो शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से जो है 7 जो है वो आपका प्राकृतिक है, ठीक है, 7 प्राकृतिक है, और एक जो है आपका मिश्रित है, और 32 आपका सांस्कृतिक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें बताइए कि विश्व विरासत की सूची में कौन सा शामिल है। तो ऑप्शन ए आगरा का किला, ऑप्शन बी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी शामिल है। गैस यहाँ पे जो मैं बताई हूँ कि 7 जो है वो आपका प्राकृतिक है, और एक जो है आपका मिश्रित है, ये आपको ध्यान रखना है, और 32 आपका सांस्कृतिक है, ये नहीं भूलेगा। अगर आगरा के किला की बात करें तो यह आपका विश्व धरोहर स्थल में की सूची में शामिल है, और ये कब शामिल हुआ था ये भी आप याद कर लीजिएगा कि 1989 में जो है वो आगरा के किला को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। उसके बाद बात करें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे 2016 में जो है शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस एक पॉइंट ये आप नोट करिएगा कि विश्व विरासत सूची में जो हमारा एक मिश्रित जो है वो मिश्रित हमारा एक जो है वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा विश्व धरोहर के सूची में शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विश्व विरासत सूची में जो है वो हमारा आगरा का किला, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उपयुक्त सभी शामिल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सा गैस निकलते हैं। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। सो गाइस सभी धातु जो अम्ल से क्रिया करते हैं तो उसमें जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किस समस्थानिक का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने में हम किसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी आयोडीन 131, ऑप्शन सी कार्बन 14, या ऑप्शन डी यूरेनियम 235। तो गाइस
चट्टानों की आयु ज्ञात करने में जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यूरेनियम 235। अगर बात करें जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे जो है वो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 जो है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये रखना है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। और चट्टान की आयु के लिए यूरेनियम 235, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अगर कोबाल्ट 60 की बात करेगा तो रक्त कैंसर के ज्ञात करने के लिए जो है वो हमारा कोबाल्ट 60 जो है वो यूज होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रक्त कैंसर, ठीक है। तो भूलना नहीं है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आयोडीन 131 की बात करें गाइस, थायराइड कैंसर के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विश्व स्तर पे, ठीक है, विश्व स्तर पे जो है वो हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया। तो ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति के जनक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक। और हरित क्रांति में फसल जो थी आपकी वो याद रखिएगा गेहूं और चावल के लिए। वर्गीस कुरियन जो है ये आपकी श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपके श्वेत क्रांति से संबंधित है, वर्गीस कुरियन, ठीक है। अगर बात करें भारत स्तर पे कौन थे, तो वो स्वामीनाथन थे, एम एस स्वामीनाथन जो थे वो भारत स्तर पे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भारत स्तर पे जो है ये हमारे एम एस स्वामीनाथन थे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस, बहुत लोग गलती कर देते हैं इसी वजह से। यहाँ पे आप क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, विश्व स्तर पे पूछ रहा है या भारत स्तर पे। अगर विश्व स्तर पे पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, अगर भारत स्तर पे पूछे तो एम एस स्वामीनाथन, और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया, तो वर्गीस कुरियन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने के लिए वाली योजना है, ठीक है। तो इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है। तो ऑप्शन ए अनाथों को, ऑप्शन बी विकलांगों को, ऑप्शन सी गरीब ग्रामीण को, या ऑप्शन डी गरीब नगर वासियों को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गरीब ग्रामीण को जो है वो इंदिरा आवास योजना जो है आवास देने के लिए सहायता देती है। अगर पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही दो चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी योजना से रिलेटेड, कि वो किसके लिए उसका स्टार्ट किया गया और कब किया गया, ये आपको दोनों ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए तापी नदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी शरावती नदी पर, या ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी पर जो है वो हमारा कपिल धारा जल प्रपात है। अगर पूछे कि किस राज्य में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि राज्य भी बहुत जरूरी होता है। तो याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश में जो है ये हमारा कपिल धारा जल प्रपात है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सातवाहनों के काल में किस धातु की मुद्रा सबसे ज्यादा बनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस सातवाहनों के काल में जिस धातु की मुद्रा सबसे ज्यादा बनी थी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सीसा धातु की जो मुद्रा है वो सबसे ज्यादा सातवाहनों के काल में बनी थी। और अगर पूछे कि सातवाहनों का काल जो है वो कब से कब तक था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है गाइस। तो सातवाहनों का काल जो है वो 30 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व था। तो ये भी आपको याद रखना है, 30 से लेके 200 ईसा पूर्व जो है वो सातवाहनों का काल था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट करते चलिएगा क्योंकि काल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करके समुद्र की गहराई नापने में करते हैं, ठीक है। तो समुद्र की गहराई नापने में किसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए ऑल्टीमीटर,
ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर या ऑप्शन डी फेदोमीटर। तो गाइस समुद्र की गहराई नापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फेदोमीटर। और जो आप फिगर में देख रहे हैं जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ गाइस, यही है हमारा फेदोमीटर और इससे ही समुद्र की गहराई जो है वो नापी जाती है। अगर बात करें हाइग्रोमीटर की तो इससे आर्द्रता नापी जाती है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आर्द्रता जिससे नापी जाती है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। उसके बाद बैरोमीटर की बात करें तो इससे जिसे दाब मापा जाता है उसे हम बैरोमीटर कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है गाइस। और फेदोमीटर से जो है वो गहराई नापी जाती है और ऑल्टीमीटर की बात करें तो इससे ऊंचाई नापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये तीनों चारों को नोट कर लीजिएगा, ये चारों जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो वायु को कौन सी गैस प्रदूषित नहीं करती, तो ऑप्शन ए सीओ, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO2 या ऑप्शन डी NO2। तो गाइस जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। CO2 गैस जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे वीवीआई कर देती हूँ गैस कि ये कौन सी गैस होती है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है, यानी कि देश के कुल विद्युत उत्पादन में जो ताप विद्युत का योगदान कितना है। तो ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 90% या ऑप्शन डी 80%। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि ताप विद्युत होता क्या है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि यह जैसे कि कोई भाप कोयला है या गैस है, इस सबको आदि जितनी भी चीज होते हैं इन सबको जो जलाकर और पानी को गर्म करके जो है इससे प्राप्त किया जाता है हमारा ताप विद्युत। जिस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे चिमनी वगैरह जो होता है इसमें से जो गैस प्राप्त होती है यह हमारा ताप विद्युत प्राप्त होता है। तो सिंपली आपको ये याद रखिएगा कि भाप कोयला और गैस जितने भी होते हैं सबको जलाकर एवं पानी को गर्म करके जो है ये ताप विद्युत प्राप्त किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे जो है भारत का योगदान कितना है, तो 70%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 70% जो है वो ताप विद्युत का योगदान है देश के कुल विद्युत उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा जो है उसको भंग कर सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये आपको पता होगा। तो बताइए कि लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत वो भंग कर सकता है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी अनुच्छेद 95, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है संविधान के अनुच्छेद 85। ये ध्यान रखिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें से कौन सा नृत्य है जयपुर घराने के प्रसिद्ध नृत्य है। तो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कथकली या ऑप्शन डी भरतनाट्यम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कथक जो है वो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश का ये राज्य क्लासिकल डांस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भरतनाट्यम की बात करें तो ये हमारा तमिलनाडु का जो है क्लासिकल डांस है। कथकली की बात करें गाइस तो ये हमारा केरल का है और ओडिशा का बात करें तो ये हमारा ओडिशा का है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है। तो ऑप्शन ए सूर्य का, ऑप्शन बी चंद्रमा का, ऑप्शन सी पृथ्वी का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो ज्वार भाटा जिस तरीके से ये जो है जो पानी जो है हमेशा आप देखते होंगे कि जो पानी बहता है तो ये इस तरीके से पानी का जो फ्लो होता है इस तरीके से होता है, जैसे मैं बता रही हूँ ये आपको। तो जो पानी का जो ये होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ज्वार किसे कहते हैं और भाटा किसे कहते हैं, इसे ध्यान से समझ।
तो जो पानी जिस तरीके से ऐसे ऊपर उठा ये हमारा हो गया ज्वार, और नीचे गया तो ये हो गया हमारा भाटा। ठीक है, जिस तरीके से आप इस पानी में देख रहे हैं तो ये पानी जो है ये ऊपर उठा हुआ है तो ये हमारा ज्वार है, और फिर ये उठकर फिर नीचे आएगा तो ये हमारा भाटा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको इस तरीके से। तो इसमें ये कह रहा है कि किसका प्रभाव अधिक पड़ता है, तो गाइस इसको ना चंद्रमा पर प्रभाव जो है वो अधिक पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली जो है वो पनिहारी नृत्य है। तो पनिहारी नृत्य किस राज्य की लोक कला शैली, तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी राजस्थान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान की लोक नृत्य कला शैली जो है वो पनिहारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। तो बताइए कि सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी, तो ऑप्शन ए क्यूराई जलधारा, ऑप्शन बी लेब्राडोर जलधारा, ऑप्शन सी केनारी जलधारा या ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर फिगर में देखेंगे गाइस तो ये हमारा नॉर्थ अफ्रीका हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा अफ्रीका हो गया, उसके बाद ये हमारा साउथ अफ्रीका हो गया, उसके बाद ये हमारा यूरोप हो गया, और इसी के बीच से जो ये बह रही है ये हमारा गल्फ स्ट्रीम बहती है जलधारा। ठीक है, यहाँ पे जो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा ये गल्फ स्ट्रीम है। तो इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम को, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यूरोप का कंबल किस जलधारा को कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा जो है वो हमारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कीटों के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी या ऑप्शन डी एंटेमोलॉजी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंटेमोलॉजी जो है वो कीटों का अध्ययन है। ठीक है, कीटों का अध्ययन जो कहलाता है वो एंटेमोलॉजी कहता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर माइकोलॉजी की गाइस तो इसमें कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइकोलॉजी जो है इसमें कवकों का अध्ययन होता है, और थिनोलॉजी इसमें पक्षियों का अध्ययन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पक्षियों का अध्ययन और थिनोलॉजी। और डेंड्रोलॉजी जो गाइस वो तनों का अध्ययन जो है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है तनों का अध्ययन। तो याद रखिएगा माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है, और थिनोलॉजी में आपका पक्षियों का अध्ययन होता है, डेंड्रोलॉजी में गाइस आपका तनों का अध्ययन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है, और चींटी वगैरह जो है ये हमारी कीट में ही आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द जो का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ऑप्शन ए टेंसले ने, ऑप्शन बी अर्नस्ट हेकेल ने, ऑप्शन सी लिंडेमान ने या ऑप्शन डी लीवेनहॉक ने। सो गाइस इकोलॉजी का जो सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था वो अर्नेस्ट हेकेल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें गाइस इकोलॉजी का तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है इकोसिस्टम का। ठीक है, ये इकोलॉजी की बात अगर करें तो अर्नेस्ट हेकेल, लेकिन वही बात अगर आपकी इकोसिस्टम की आ जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टेंसले। ठीक है, तो इकोसिस्टम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है गाइस, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मोस्ट वीवीआई प्रश्न। तो याद रखिएगा कि इकोलॉजी की बात करें तो अर्नेस्ट हेकेल, और इकोसिस्टम की बात करें तो टेंसले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है, तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला या ऑप्शन डी हरा। सो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि जो रेड कलर है और जो नीला कलर है और जो ग्रीन कलर है ये हमारा प्राथमिक कलर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों कलर जो है वो हमारा प्राथमिक, और जो पीला है ये हमारा प्राथमिक कलर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर बोले कि इस तीनों कलर के मिलाने से कौन सा कलर बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट कलर बनता है। ठीक है, तो WHITE व्हाइट कलर जो है इससे बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्राथमिक कलर आपका लाल, पीला और हरा, लाल, नीला और हरा हरा जो है वो आपका प्राथमिक कलर है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस सिंधुकालीन स्थल के एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले। ठीक है, तो बताइए किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से। तो ऑप्शन ए चंद्रहुदरो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी लोथल। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चंद्रहुदरो से जो है वो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के जो निशान मिले हैं वो चंद्रहुदरो से मिले। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो होपफुली आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया गाइस तो प्लीज प्लीज गाइस प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद। एंड हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों से कितना क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।